क्या आप भी भूत प्रेत की कहानियों के बहुत बड़े शौकीन हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। भूत प्रेत और आत्मा की कहानी सुनते ही सहम से जाते हैं, हमें बुरी आत्मा से डर लगने लगता है। इसके बाद रात के समय भूत प्रेत और आत्मा डराती है। कई लोगों ने अपने अनुभवों के बारे में बताया है कि कैसे उन्हें अजीब शक्ति का आभास हुआ है। ऐसी ही कहानी आज मैं आपके लिए लाई हूँ, जिसमें से कुछ कहानी सच्ची घटना पर आधारित होगी। ये कहानी पढ़ने के बाद आप डर भी सकते हैं। दोस्तों, क्या आप अपना डर का सामना करने के लिए तैयार हैं? तो लाइट बंद कर दें और एक कंबल पकड़ ले, चीजें डरावनी होने वाली है। कहानी का नाम है साया डायन का। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। ये कहानी एक ऐसी जगह की है जहाँ सूरज डूबने के बाद कोई भी जाता है तो वो जिंदा वापस कभी नहीं आता। वहाँ आसपास रहने वालों का कहना है कि उस जगह पर एक डायन है और गलती से भी अगर किसी पर उसका साया पड़ गया तो उससे कोई नहीं बच सकता। वहाँ रहने वाले लोग उस जगह को डायन कोट के नाम से जानते हैं। डायन कोट में सूरज डूबने के बाद कोई जानवर भी गलती से नहीं जाता, क्योंकि वहाँ रह रही डायन को यह बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई उस डायन कोट में आए। अवनीत और रजत शाम 7 बजे घूम फिर कर अपने घर की ओर अपनी बाइक से वापस जा रहे थे। तभी रजत ने अवनीत से कहा, अरे भाई बाइक रोक जल्दी। रजत की बात सुनकर अवनीत ने तुरंत बाइक की ब्रेक मारी और कहा, अबे क्या हुआ भाई? फिर रजत ने कहा, अरे भाई तू इस रास्ते से क्यों बाइक ले जा रहा है? तुझे पता नहीं क्या आज सूरज डूब गया है और सूरज डूबने के बाद कोई इस रास्ते से नहीं जाता। फिर अवनीत ने कहा, पर क्यों भाई, ऐसा क्या है इस रास्ते में? फिर रजत ने कहा, अरे तुझे सच में नहीं पता क्या इस रास्ते में क्या है? फिर अवनीत ने कहा, भाई तुझे तो पता ही है, मैं 10 साल बाद कल ही तो गाँव आया हूँ, तो मुझे कैसे पता होगा? अवनीत की बात सुनकर फिर रजत ने कहा, अरे यार तुम लोग भी शहर चले जाते हो, फिर गांव के बारे में सब भूल जाते हो। फिर रजत की बात बीच में ही काटते हुए अवनीत ने कहा, अरे भाई ज्ञान मत पेल और सही से बता कि क्यों नहीं जा सकते अभी यहाँ से? फिर रजत ने कहा, भाई तू मुझे बोलने देगा तभी तो बताऊंगा कुछ। फिर अवनीत ने कहा, अच्छा चल अब बीच में कुछ नहीं बोलूंगा, तू बता अब। फिर रजत ने बताते हुए कहा, तो सुन भाई, जब हम सुबह इस रास्ते से जा रहे थे तो तूने देखा ही होगा कि इस रास्ते में पूरे में 5 किलोमीटर तक जंगल ही है बस। पर जब हम उस जंगल के एकदम बीच आने यहाँ से 2 किलोमीटर आगे एक ऐसी जगह है जो तूने भी आते समय जरूर देखी होगी। फिर रजत की बात बीच में भी काटते हुए अवनीत ने कहा, कौन सी जगह? फिर रजत ने कहा, भाई पूरी बात सुन तो ले पहले। वो जगह 2 किलोमीटर आगे है, उसे लोग डायन कोट के नाम से जानते हैं। वो डायन कोट लगभग 300 मीटर तक फैली हुई है और उस 300 मीटर तक एक भी पेड़ या एक भी घास तक नहीं है, क्योंकि उस डायन कोट में रह रही डायन को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई भी उस डायन कोट में सूरज डूबने के बाद वहां जाए। और तूने भी शायद ये देखा ही होगा कि उस पूरे डायन कोट में बस हड्डियों के कंकाल ही पड़े हुए हैं, क्योंकि इस जगह पर अगर कोई जानवर भी जाता है तो वो जिंदा नहीं बचता। रजत की सारी बात सुनने के बाद अवनीत बड़ी जोर जोर से हंसने लगता है। अवनीत को ऐसे हंसते देख फिर रजत बोलता है, भाई क्या हुआ, तू हंस क्यों रहा है? फिर अवनीत तो हंसते हुए ही बोलता है, भाई मुझे पता था कि गांव में कोई ना कोई ऐसी भूतों की बातें जरूर करेगा। इतना बोलकर अवनीत फिर से जोर जोर हंसने लगता है। पर रजत समझता कि शहर के लोग भी जल्दी से किसी भूतों या डायन जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करते, इसलिए रजत फिर अवनीत से बोलता है, भाई तुझे विश्वास हो या ना हो, पर भाई हम अभी इस समय इस रास्ते से नहीं जाएंगे बस, और तू बाइक ये दूसरे वाले रास्ते की तरफ मोड़ दे। फिर रजत की बात सुनकर अवनीत बोलता है, भाई मैं 10 साल बाद जरूर आया हूँ, पर मुझे ये पता है कि ये रास्ता 5 किलोमीटर शॉर्टकट है, इसलिए हम इसी रास्ते से जाएंगे। फिर रजत कहता है, यार तुझे घूमना ही तो था आज, और इसी बहाने चल थोड़ा और घूम लिए, इसलिए भाई उस दूसरे वाले रास्ते से चल ले। भाई इस बार अवनीत रजत की बात मान जाता है और बाइक दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ देता है। फिर उसके बाद दोनों उस दूसरे वाले रास्ते से जा ही रहे थे, तभी अवनीत रजत से कहता है, भाई चल मान लिया वो डायन कोट में सच में डायन है, पर कभी ऐसा हुआ है कि कोई रात को वहां गया हो और वापस भी सही सलामत आ गया हो? अवनीत की बात सुनकर फिर रजत ने कहा, हाँ भाई वापस तो आया है पर सही सलामत नहीं आया। फिर अवनीत ने कहा, कौन आया है और उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो तू बोल रहा है कि सही सलामत नहीं आया? फिर रजत ने कहा, तू बिरजेश को जानता ही होगा। फिर अवनीत ने कहा, कौन बिरजेश? अवनीत की बात सुनकर फिर रजत बोलता है, अरे वही बिरजेश जिसे बचपन में सब नागिन बोलते थे, अब याद आया कुछ? फिर अवनीत ने अपना सर खुजाते हुए कहा, हाँ वही ना, जिसकी हमेशा नाक बहती रहती थी और सब बोलते थे कि नागिन का जहर निकल रहा है, इसलिए सबने बाद में उसका नाम ही नागिन रख लिया था। फिर रजत बोलता है, हाँ वही नागिन। फिर
से रजत की बात बीच में ही काटते हुए अवनीत ने कहा, वही नागिन वहाँ से वापस आया था, पर वो अभी सही है या नहीं? फिर रजत ने कहा, ना यार, वो अब बिल्कुल सही नहीं है, उसकी अब ऐसी हालत हो गई है कि कोई उसे नहीं पहचान सकता, बहुत बुरी हालत में है वो अब। पर कोई क्या करे, सबने उसे उस रास्ते से रात में जाने से मना करा था, पर उसने एक शर्त के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। उसकी शादी भी होने ही वाली थी, पर उसकी ऐसी हालत होने की वजह से उसकी शादी भी टूट गई। पर अब हम क्या कर सकते हैं? फिर रजत की बात खत्म होते ही अवनीत बोलता है, पर उसे हुआ क्या है? तू बार बार बस यही बोल रहा है कि उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, पर उसके साथ हुआ क्या है ये भी तो बता। फिर रजत बोलता है, तो सुन भाई। रजत की सारी बात सुनने के बाद फिर अवनीत ने कहा, पर उसे हुआ क्या है? तू बार बार बस यही बोल रहा है कि उसने वहाँ जाकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, पर उसके साथ हुआ क्या है ये भी तो बता। फिर रजत बोलता है, तो सुन भाई, ये बात आज से लगभग 1 साल पहले की ही होगी। उस दिन शाम के समय जब हम 4-5 लड़के गांव के चौराहे पर बैठे मस्ती कर रहे थे, और नागिन भी उस समय हमारे साथ में ही था। पर बातों ही बातों में उस डायन कोट की बात छिड़ गई। पर उस बातों नागिन का कहना था कि डायन कोट में कोई डायन वायन नहीं रहती। इसी बात में काफी देर तक जब बहस चलती रही, तभी हमारे ही गांव के राहुल ने नागिन से कहा, नागिन तू नहीं मानता ना कि उस डायन कोट में कोई दया नहीं है? फिर नागिन ने कहा, ना मैं नहीं मानता, और ना ही मुझे ऐसी की भी बात पर विश्वास है। फिर राहुल ने कहा, चल आज देखते हैं तेरे अंदर कितनी हिम्मत है। अगर तू आज रात 8 बजे उस रास्ते को अकेले पार कर लेगा, तब हम मानेंगे कि तू सच में हिम्मत वाला है। हम सब वहाँ बैठे बैठे दोनों की बातें सुने जा रहे थे, और हमें बस यही लग रहा था कि दोनों बस मजाक कर रहे हैं और कुछ नहीं। पर फिर नागिन ने कहा, ठीक है मैं आज जाऊंगा, पर मुझे क्या मिलेगा? फिर राहुल ने कहा, चल ठीक है। फिर लगी 2000 शर्त, अगर तू उस रास्ते को पूरा पार कर गया तो मैं तुझे 2000 रुपए दूंगा, मगर तू उस रास्ते अगर वापस आया तो मैं तुझे 2000 रुपए दूंगा। फिर नागिन ने कहा, हाँ चल ठीक है। लग गई शर्त। नागिन तुरंत उसकी बात जाता है, पर हम सब उसे बार बार जाने से मना कर रहे थे कि भाई मत जा, क्योंकि हमने पहले भी कई लोगों वहाँ जाकर मरते हुए देखा था, इसलिए हम उसे मना करे जा रहे थे, पर वो हमारी बात नहीं मान रहा था। फिर उसके बाद जैसे ही रात के 8 बजे, वैसे ही हम सब उस रास्ते के पास पहुँच गए। फिर उसके बाद हम में से 2 लड़के तुरंत बाइक से रास्ते के आखिर में खड़ी हो गए, जहाँ से मैंने अभी तुझे जाने को मना करा था। 2 लड़के तो वहाँ चले गए, पर 3 लड़के अभी भी नागिन के ही साथ खड़े थे। तभी राहुल ने नागिन से कहा, भाई ले बाइक, पर तुझे कुछ होगा तो उसमें मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। फिर राहुल की बात खत्म होते ही मैंने कहा, भाई नागिन एक बार और सोच ले, 2000 रुपए से कुछ नहीं होता, फालतू में तू खतरा मोल ले रहा है। फिर नागिन ने कहा, भाई तू चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद नागिन ने राहुल से उसकी बाइक की चाबी ली और तुरंत बाइक स्टार्ट करके निकल गया। पर हम जो 3 लड़के जो वहीं पर रुके थे, हम वही खड़े खड़े उसका इंतजार कर रहे थे कि कहीं वो वापस न आ जाए। पर लगभग 30 आधे घंटे तक जब वो वापस नहीं आया, तो हमने दूसरी ओर खड़े लड़कों को फोन लगाया, पर उनका कहना था कि वो अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा है। हमने जैसे ही ये सुना तो हम काफी घबरा गए, क्योंकि वो रास्ता मुश्किल से 20 मिनट का ही होगा, और हमें उस समय कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। पर तभी हमने सोचा कि अब हमें उन सब के पास जाना जाए, फिर सोचेंगे कि क्या करें। फिर उसके बाद हम तीनों दूसरे रास्ते से होकर अपने बाकी 2 दोस्तों के पास जब तक गए, तब तक लगभग 1 घंटा हो गया था। पर तभी भी नागिन वहाँ नहीं पहुँचा था। वहाँ पहुँचकर हमने तुरंत नागिन को फोन लगा, पर उसका फोन नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बता रहा था, और वैसे भी उसके फोन में नेटवर्क होता भी कैसे, क्योंकि वो जिस रास्ते से आ रहा था वो रास्ता पूरा जंगल वाला था। फिर उसके बाद जब रात के 9:30 बज गए, तब मैंने सबसे कहा, भाइयों मुझे लगता है हम सबको एक साथ वहाँ जाकर नागिन को ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो हमारी ही वजह से मुसीबत में फंसा है। फिर राहुल ने कहा, अबे तू पागल तो नहीं हो गया है? हमारी वजह से कैसे? वो खुद ही हीरो बन रहा था, कोई क्या करे? फिर राहुल की बात सुनकर मैंने गुस्से में कहा, तू तो चुप ही हो जा, जब तुझे पता ही है कि उस रास्ते में डायन रहती है, तो क्या जरूरत थी तुझे शर्त लगाने की? और बोल रहा मेरी क्या गलती है? वो हमारा दोस्त है, हमें उसे ढूंढने जाना ही चाहिए। फिर मेरी बात खत्म होते ही हमारे ही साथ के लोकेश ने कहा, रजत सही तो बोल रहा है, राहुल हमारी क्या गलती है? हम सब क्यों मरने जाए? वहाँ वो खुद ही तो हीरो बन रहा था, हमने तो पहले ही मना करा था उसे, पर वो माना ही नहीं। फिर मैंने कहा, भाई तुम दोनों कैसी बात कर रहे हो? वो हमारा दोस्त है, हम उसे ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, इसलिए भाइयों चलो उसे ढूंढ कर आते हैं। फिर
मेरी बात सुनकर एक दो लड़के जाने को तैयार तो हो गए, पर राहुल और लोकेश अभी भी जाने को तैयार नहीं हो रहे थे। पर फिर मैंने उन दोनों से कहा, अभी अगर उसकी जगह अभी तुम दोनों में से कोई होता तो नागिन भी कभी ऐसा नहीं करता। वो एक सच्चा दोस्त है, पर पता नहीं वो कैसे होगा। क्या पता हम अभी वहाँ जाए तो हम उसे बचा ले। इस बार मेरे इतना कहने के बाद वो दोनों भी हमारे साथ उस डायनकोट में नागिन को ढूंढने को जाने को तैयार हो गए। मेरे इस बात इतना कहने के बाद राहुल और लोकेश भी हमारे साथ नागिन यानी ब्रजेश को ढूंढने जाने को तैयार हो गए। फिर उसके हम पांचों अपनी अपनी बाइक पर बैठे और नागिन को ढूंढने जाने को जैसे ही जाने को हुए वैसे ही हमने देखा आगे उसी डायनकोट वाले रास्ते से कोई बाइक से हमारी ही ओर चला आ रहा है। उस बाइक को अपनी ओर आते देख फिर हम सब वहीं रुककर उसका इंतजार करने लगे। फिर उसके बाद जब वो बाइक हमारे पास आकर रुकी तो हमने देखा वो और कोई नहीं बल्कि हमारा दोस्त नागिन ही था। उसके वहाँ आते ही हम सब उससे बार बार यही पूछ रहे थे कि उसे वहाँ से आने में इतनी देर क्यों लगी, कहीं तेरे साथ कुछ हुआ तो नहीं, पर वो हमारी बात का कुछ जवाब नहीं दे रहा था। हमें ये देखकर बड़ा ही अजीब लग रहा था क्योंकि वो उस समय काफी बदला बदला सा लग रहा था। मतलब वैसे वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलता ही रहता था, पर वहाँ से आने के बाद से वो कुछ नहीं बोल रहा था। पर हमारे बार बार पूछने पर उसने बस इतना ही कहा, वो दिव्या। इतना बोलकर वो फिर से चुप हो गया। फिर उसके बाद मैंने उससे पूछा, भाई कौन दिव्या और तुझे वहाँ आने में इतनी देर कैसे हो गई? मेरे इतना कहने के बाद नागिन ने इस बार तुरंत कहा, वो लड़की जो मुझे अभी डायनकोट के पास मिली थी यही तो दिव्या है। नागिन के इतना बोलते ही हम सब के होश उड़ गए क्योंकि वो डायनकोट बिल्कुल जंगल के बीच में है, तो कोई लड़की इतनी रात को कैसे आ सकती है। इसलिए फिर मैंने बड़ी ही हैरानी के साथ कहा, डायनकोट में कोई तुझे कैसे मिल सकता है, क्योंकि सूरज डूबने के बाद तो कोई उस रास्ते से नहीं जाता। तूने उस लड़की से पूछा नहीं कि वो कहाँ रहती है? फिर मेरी बात का जवाब देते हुए नागिन ने कहा, मैंने पूछा था। फिर उसकी बात बीच में ही काटते हुए लोकेश ने कहा, तो उसने क्या कहा? फिर नागिन ने कहा, उसने कहा उसका घर उसी डायनकोट के पीछे है, वो वही रहती है। और हाँ, उसे ये भी कहा कि वो उस डायनकोट में रात में घूमती रहती है, पर उसने तो कभी वहाँ कोई डायन नहीं देखी। तो चलो मैं अब शर्त जीत गया। फिर उसके बाद नागिन अपनी बात खत्म कर चुका था, पर हम सब तभी भी कुछ नहीं बोल रहे थे क्योंकि दिन के समय में हम सब भी उस डायनकोट वाले रास्ते से कई बार गए थे, पर हमने तो कभी भी उस डायनकोट के पीछे कोई घर नहीं देखा था। और मुझे ऊपर से एक बात और चुभ रही थी कि नागिन ने ये भी कहा था कि वो लड़की रात भर उस डायनको में घूमती रहती है, पर क्यों? वही सब मैं सोच ही रहा था। तभी हम सबको ऐसे चुप देख फिर नागिन ने कहा, अरे क्या हो गया, तुम सबको ऐसे चुप क्यों हो गए? फिर मैंने कहा, पर भाई अभी तूने कहा कि वो लड़की रात में उस डायनकोट में घूमती रहती है, पर तूने उससे ये नहीं पूछा कि तुम रात में उस डायनकोट में क्यों घूमती हो? फिर मेरी बात का जवाब देते हुए नागिन ने कहा, अरे भाई तुझे मैंने अभी तो बताया कि उसका घर ही है वहाँ, तो वो घूम लेती होगी घर से निकल के। इतना बोलकर फिर उसने राहुल की तरफ देखा और कहा, हाँ भाई हो गया तेरा, चल अब मेरे पैसे निकाल। फिर उसके बाद राहुल ने अपनी जेब से 2000 रुपए निकाले और नागिन को देते हुए कहा, भाई तुझे सच में वहाँ कोई डायन नहीं मिली? फिर उसकी बात खत्म होते ही मैंने अपने मन में ही कहा, मिली ना, मुझे तो लगता है कि वो दिव्या ही डायन है। मैं यही सब सोच रहा था। तभी फिर नागिन ने राहुल से कहा, अब तुझे कितनी बार बताऊं कि मुझे कोई डायन नहीं मिली? इतना बोलकर नागिन ने तुरंत राहुल के हाथ से 2000 का नोट ले लिया और फिर अपने घर की ओर जाने लगा। फिर उसके जाने के बाद मैंने अपने साथ वाले लड़कों को कहा, भाइयों मुझे तो लगता है कि जो इसे दिव्या नाम की लड़की मिली है वही डायन है। फिर मेरी बात बीच में ही काटते हुए लोकेश ने कहा, पर भाई अगर दिव्या ही डायन थी तो उसने नागिन को क्यों कुछ करा? भाई मुझे तो लग रहा है हम फालतू में ज्यादा सोच रहे हैं, और मुझे भी लगता है कि डायनकोट में कोई डायन नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ अब घर चलते हैं, यहाँ फालतू में समय बर्बाद करने से कुछ नहीं मिलेगा। लोकेश के इतना बोलने के बाद हम सब उस दिन फिर अपने अपने घर चले गए और मैं भी अपने घर जाकर सो गया। पर अगले दिन जब मुझे नागिन की खबर मिली तो मेरे होश उड़ गए क्योंकि मुझे एक लड़के ने आकर बताया कि नागिन कल पूरी रात तक तो ठीक था, पर जैसे ही सुबह उसके घर वालों ने उसे उठकर देखा तो उनके भी होश उड़ गए थे क्योंकि उन्होंने देखा कि नागिन पागलों वाली हरकतें करे जा रहा है। उसने अपने पूरे शरीर में काट काट कर दिव्या का नाम लिख रखा था। उसके शरीर में एक भी ऐसी जगह नहीं बची थी जहां उसने दिव्या का नाम ना लिखा हो, पर पूरे शरीर नाम लिखने के बाद भी वो तभी भी अपनी आंख को काट काट कर नाम लिखे जा रहा था और यही बोले जा रहा था कि
दिव्या सिर्फ मेरी है, मैं दिव्या के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। इसके आगे की कहानी अब अगली